नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 1 जनवरी हो चुका है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज ही से चाहे फाइनेंस हो, चाहे लोगों के आधुनिक काल में बनने वाले जो बिजनेस हैं, उनकी तारीखें आज से शुरू होती हैं और बच्चे पढ़ने के लिए इस दिन को काफ़ी ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। तो इसी क्रम में आज हमने अपने स्टेट पीसीएस, विशेष रूप से राजस्थान को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को किया है। और इस सेशन को करने का असली उद्देश्य है कि इसी महीने 27 और 28 जनवरी को आरएएस मेंस परीक्षा आयोजित होने वाली है, अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, वो परीक्षा को लेकर के अपनी तैयारी आखिरी मुकाम पर कैसे और सुदृढ़ करें। और नंबर दूसरा सवाल जो बहुत बड़ा है, क्योंकि राजस्थान में इन दिनों छात्रों का एक वर्ग है जो कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कराने के लिए मेहनत कर रहा है। और उनके दो तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि उन्हें एग्जाम की तैयारी करने का समय कम मिला है, नंबर एक। और दूसरा तर्क उनका ये है कि जिस आरपीएससी की साख को लेकर सवाल उठाए गए थे इलेक्शन के दौरान, विधानसभा चुनावों के दौरान, वही आरपीएससी और वही सिस्टम अगर इस प्रकार से फिर मेंस कराएगा तो क्या हम करप्शन मुक्त या फिर पूरी तरह से निर्विवाद परीक्षा को मान पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रश्न है जिनको लेकर के आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में जो चीज ध्यान रखने योग्य है वो ये कि हम सरकार के तरफ से आपके सामने नुमाइंदे बनकर तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक सलाह इस सेशन के माध्यम से देना चाहेंगे कि यदि आपके दिमाग में एक बार भी ये भ्रम बने कि मेरी परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है और पोस्टपोन हो सकती है तो मेरी तैयारी को क्या दिशा देनी है, तो भी हम आज के सेशन में आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो दो चर्चाएं हैं मूल रूप से। अगर एग्जाम 27-28 तारीख को होता है तो आपके दिमाग में कैसी तैयारी का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और दूसरा कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है तो क्या आपको पोस्टपोन होने का इंतजार करना चाहिए या फिर पोस्टपोन होने तक तो पढ़ते रहें और एंड में जब पता चल जाए कि हाँ भाई पोस्टपोन हो गया है तो फिर दूसरी स्ट्रेटेजी लगाएं। तो इन दो विषयों के ऊपर आज का चर्चा हमारा होने वाला है। तो नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन की शुरुआत। मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ में हमारे शिक्षकगण जिन्हें आप जनरली एप्लीकेशन पर देखते हैं, आज उनमें से कुछ को हमने अपने साथ में जोड़ करके, क्योंकि आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था प्रसादी का, रामायण प्रसादी थी, तो हमारे शिक्षकों से और हमारे गुरुजनों से निवेदन था कि वो पधारें, और इस बहाने मैंने इनको पकड़ लिया चीटिंग से कि आप बैठिए और बच्चों के लिए एक ही फ्रेम में अपन बैठ करके चर्चाएं करते हैं। ठीक है, तो मैं शुरुआत से बता दूं, एक तरफ है भूदेव व्यास सर जो आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, महेश सर जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जेपी सिंह सर जो आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और हमारे साथ में टीम में नए सदस्य आवर्धन चारण जी जो अभी हाल ही में जुड़े हैं, राजस्थान के विद्वान भी हैं और साथ ही साथ इन दिनों परीक्षाओं में चूंकि ताज़ा तरीके से आरपीएससी की परीक्षाओं से जुड़े रहे हैं, तो ताज़ा अनुभव साझा करने के लिए हैं। और मैं आपके सामने चिरपरिचित फिर से आके बैठ गया हूँ कि आपको कोई ना कोई राय अगर मेरे पक्ष से निकल कर आएगी तो जरूर साझा करूँगा। बाकी अन्य टीचर जिनमें हमारे लोकेंद्र सर अभी फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं, संभवतः न्यू ईयर पे उन्हें बहुत सारी विशेष आ रही होंगी, ब्रजवासी सर रास्ते में हैं, तो उन सब की जिन जिन से बात होती जाएगी आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज सुबह से शीघ्रम हम ये काम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, अगर एग्जाम 27-28 तारीख को ही होता है तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? ओवर टू यू भूदेव सर, आप बताएं। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर 27-28 जनवरी को हमारे आरएएस मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अगर होता है तो आप लोग अपनी जो अभी तक जो आपने पढ़ाई की है उसको आपके द्रुत गति से एक तो रिवीजन पर लें और विशेष जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं हिस्ट्री की ही बात करूं तो पिछली बार जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का आपके 27 अंकों का योगदान रहा, तो उस वर्ल्ड हिस्ट्री पर विशेष फोकस करें। कुछ एक आपके मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न राजस्थान से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पर विशेष फोकस करते हुए उस पर आपके ध्यान देवें, और 27 तारीख को आपके बिल्कुल कमर कस के निर्विघ्न तरीके से आपके परीक्षा देवें। हाँ, मतलब देखो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होता है ना, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो एग्ज़ाम के समय दो प्रकार की चिंताएं होती हैं कि मैं मेरा पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि सर ने कहा रिवीजन पे फोकस करें, और दूसरा होता है कि यार कैसे भी करके बस इस एग्ज़ाम को पास कर जाऊं। दो थॉट एक साथ चल रही होती हैं। जो टॉपर्स होने वाले हैं, जिन्हें अंडर 100 में, अंडर 200 में रैंक लेकर आनी है,
वो तो ऑलरेडी कई बार सिलेबस अब तक रिवाइज कर चुके होंगे, इस बात से बुरा नहीं मानना है और इससे परेशान होकर पता चले लीजिए सर हम आपको 2 गंदे शब्द कह जाएं, नहीं, ये सच्चाई नहीं होगी। मैं आपको खुश करने के लिए 2 अच्छे शब्द कह दूं कि बेटा कोई बात नहीं, आपने अभी तक नहीं किया है तो अब हो जाएगा, ये झूठा दिलासा होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मात्र 25 दिन बीच में है, अब यस यू कैन डू इट, नो, नो वन कैन डू इट, वेरी मच सिंपल, कोई नहीं कर सकता। मतलब खुद भी अगर आरपीएससी के मेंबर जो पेपर बना रहे हैं वो भी बैठ जाएं कि मैं 27 दिन में पेपर पास कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। 16 सब्जेक्ट हैं, मजाक नहीं है, पढ़ना है, रिटेन करना है, लिख कर आना है और बेहतर लिख कर आना है। जो लिख रहे हैं लगभग परीक्षा लिखने वाले हजारों जो छात्र हैं उनमें से बेहतर लिख के कुछ सैकड़ों में आना है। तो पहली चीज, पहला शब्द जो तैयारी में है वो पहली बात से पहले ही नाराज हो जाए तो बेहतर है कि रिवीजन करने से आपका सिलेक्शन होगा, सच है। लेकिन अगर आप अपना चौथा 5वां रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन सेम सिलेबस से तीसरी बार एग्जाम होने जा रहा है, अगर मैं सही हूं तो सेम सिलेबस से बच्चे ना जाने कितनी बार सिलेबस को रिवाइज कर चुके हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपका रिवीजन कम से कम 5वां 6ठा चल रहा हो, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और अगर आप उस चीज से दूर हैं तो प्लीज आत्मावलोकन करें और ऐसी स्थिति में एक बाईपास अपनाएं। और बाईपास कि भाई कुछ नहीं तो कहते हैं ना, भागते चोर की तो लंगोटी अच्छी, जो मिल जाए वो पकड़ में आ जाए। और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स, जैसे हिस्ट्री में सर ने अभी कहा कि वर्ड हिस्ट्री बहुत छोटा सा टाइटल है, 27 नंबर दे गया, 75 में से 27 नंबर वर्ड हिस्ट्री दे गया। ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री और राजस्थान की भी मॉडर्न हिस्ट्री, इनमें से कुछ टाइटल्स हैं, जैसे प्रजामंडल हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनमें से ही प्रश्न आते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में इनका लास्ट मोमेंट पर ज्यादा रिवीजन कर लें। अब जैसे प्रजामंडल है, घूम फिर के सवाल पूछता ही है वो, चाहे वो एक मतलब कहां कैसे हुआ, एकीकरण है तो चरण पूछता ही है, तो उसको आप अपने हिसाब से क्रोनोलॉजिकली याद कर लें। तो ये आखिरी मोमेंट पर। अब इसी बीच में दूसरा प्रश्न बन के आ गया कि सर मैं तो फर्स्ट टाइमर हूं, प्रीलिम्स तो निकल गया, मेंस के लिए पहली बार करके देख रहा हूं कि क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो पहली बार वाले लोग हैं उन्हें भी अगर मेंस क्वालिफाई करना है, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो 3 महीने की तैयारी में मेंस क्वालिफाई किया था, तो उस समय जो मैंने जादुई नाकड़ा अपनाया था ना, उसके एक टीचर बैठे हैं आपके सामने इंग्लिश वाले और एक मिसिंग है हिंदी वाले। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एकदम जादू की तरह आपको फायदा पहुंचाने का। तो इंग्लिश पर आते हैं, आप बताएं सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी और फ्रॉम द टीम ऑफ आवर अपनी पाठशाला क्लासेस। सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अंकित सर का मार्गदर्शन लगातार मिल ही रहा है। अभी सर ने कहा वो जादुई छड़ी है वो इंग्लिश और हिंदी के पास रहती है। नो डाउट आप काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि मुश्किल से 40 से 50 पेज को थोड़ा ढंग से इंग्लिश वाले पोर्शन को देख लें तो 40 to 45 स्कोर इजीली कर सकते हैं। और टीम लगातार काम भी कर रही है। आपको अपनी पाठशाला क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस पर लेटर राइटिंग वाला जो फॉर्मेट है, जो फिक्स्ड फॉर्मेट है, कंफर्म है कि ऊपर का, बीच का, नीचे का पार्ट लगभग सेम होता है। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग वाला है। काफ़ी लगभग 40 से 50 आवर्स का एक लंबा कंटेंट हमने, ज़्यादा वो बहुत लंबा भी नहीं बोलूँगा। जैसे सर ने आपको, भूदेव सर ने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जितना पढ़ेंगे उससे भी आधे में, यदि आप उससे भी आधे पेज भी यदि आप इंग्लिश के पढ़कर जाएंगे ना, तो लगभग 40-45 का स्कोर कर जाएंगे। और फोर्थ पेपर जो आपका है हिंदी और इंग्लिश वाला, वो न केवल आपको पास करवाने की गारंटी देता है बल्कि आपको एसडीएम बनने की भी गारंटी देता है। सबसे बड़ी बात ये। मैं इसमें ऐड करूं महेश सर, जिन जिन बच्चों के 120 से ऊपर नंबर आए फोर्थ पेपर में, शायद ही वो फेल हुए। मतलब ये एक आधी रेयर उदाहरण मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन उसकी नैया पार हुई है। आज का सेशन ये था कि 27 और 28 ऑफ जनवरी को हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं कि एग्जाम कंफर्म 27 और 28 को ही होने जा रहा है, तो तैयारी एक दिन की भी आपको छोड़नी नहीं है। दूसरी बात, सर पोस्टपोन हो गया, तो अब पोस्टपोन होने के बाद में आपको पता चला 25 को कि पोस्टपोन हो गया है, तो आप 4-5 दिन एक बार मजे लेकर देख लीजिए। जो आपने 4-5 महीने तक लगातार जो आपने एक फ्लो में लेकर आए, 4 दिन यदि आपने ब्रेक दे दिया है तो इसको वापस से जोड़ने में कम से कम 1 महीना लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है, सर ने जैसा बताया कि रिवीजन पर लगातार फोकस करते रहिए, बट रिवीजन के साथ साथ यदि एग्जाम पोस्टपोन होता है तो इट विल बी कॉल्ड ए बोन इन डिस्गाइज आपके लिए। आपको पता है रिवीजन के साथ साथ आपका पेपर लगभग स्टूडेंट का छूटता है, और वो छूटता है कि अपन रिवीजन पर फोकस करते हैं, लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होता है। और फोर्थ पेपर जब अपना हिंदी और इंग्लिश का होता है, उस दिन आपका हाथ बिल्कुल मोटा हो जाता है, लिखा नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात, 3 आवर्स में से आप 2 घंटा प्लस आप हिंदी में दे देते हो, इंग्लिश में आपको 40 से 45 मिनट मिल पाता है।
जिससे आपका वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट सब जो मतलब देखकर आपको ऊपर नीचे करके आना है, तो 40-45 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हैं। यदि एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो इट विल बी अ बोन इन डिस्गाइज। डेली के 2-2, 3-3 पेपर लिखिए आप जम के, और बाकी टीम के सानिध्य में लगातार हैं। नए बैचेज भी स्टार्ट हो गए हैं और पुराने वाले बैचेज का लुत्फ उठाइए। जिन चीज़ों को आपने टच नहीं किया है और लग पा रहा है कि एग्जाम 3-4 महीने, देखिएगा पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि आरपीएससी ने आपका आरएएस का एग्जाम आगे पीछे किया है, ठीक है। आपको 27 और 28 के लिए प्रिपेयर होना है, फिर भी यदि थोड़ा आगे हो पा रहा है तो आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेनी है। आपको तो ऐसा लगना है क्या पता 28 की जगह 30 का ही हुआ होगा, 1 का ही हुआ होगा, कंटिन्यू लगे रहिएगा। वरना एक बार यदि आपने फ्लो तोड़ दिया है ना, तो फिर आप उन स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे जो हाल ही में जो बिल्कुल नए स्टूडेंट लग रहे हैं। आप पुराने होकर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो पुराना हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, सरने का आएगी। जो नई ऊर्जा वाले बच्चे होते हैं उनके पास खोने को कुछ नहीं है, सब कुछ पाने को है। सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो सर के पास खोने को क्या था, सीधा है कि पास या फेल, और पास हो गए। और जो स्टूडेंट 3 बार एग्जाम दे रहा है वो करेगा बस मेरी तो इज्जत भी दांव पे लगा है, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। तो आप तो बस प्रिपरेशन को एक उसी स्मूथली और स्विफ्ट दोनों चीजों पर, और अब तो आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। बस कीपिंग इन माइंड कि आपका एग्जाम राइट टाइम है। देखिए एक अच्छा बच्चा कभी भी इस चीज की तो 1% कयास नहीं लगाता कि उसका एग्जाम पोस्टपोन हो, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद में आप ये समझिए सीनियरिटी जब तक रिटायर्ड होता है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। जब आप सर्विस में आ जाएंगे तब आपको लगेगा कि काश मैं 2 साल पहले ज्वाइन कर लिया होता, काश मेरा एग्जाम राइट टाइम हो गया होता, है ना। जिस तरह से इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अभी आज जिस दिन हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ चुकी है नए उत्तर प्रदेश पीसीएस की, और एक फिक्स कैलेंडर फॉलो हो रहा है वहाँ पे। तो ये बच्चों के लिए विशेष रूप से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। तो आप लोग अगर अच्छी तैयारी में हैं तो ये विश्वास रखें कि मुझे राइट टाइम पर एग्जाम देना है और मेरी तैयारी बिल्कुल 27-28 के हिसाब से है। और जो भी सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही हैं, चाहे आपके व्हाट्सएप पर आ रही हो, टेलीग्राम पर आ रही हो, यूट्यूब चैनल्स पर आ रही हो कि अब क्या होगा एग्जाम का, ये क्या होगा, देखिए निश्चित ही हम उन बच्चों की पीड़ा भी समझते हैं जिन्होंने अपना सिलेक्शन किसी ना किसी चीटिंग के चलते, किसी ना किसी आरपीएससी के भ्रष्टाचार के चलते, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के चलते जो धनवान था उसने पैसे देकर सिलेक्शन पा लिया हो। ऐसा हम आरोप तो लगाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जांच एजेंसी जांच कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ भी हमारी सांत्वनाएं हैं, लेकिन अगर आप रियल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। बिल्कुल घोड़े के जिस तरह से 2 नाल लगा दी जाती है ना कि भैया अब तो झांकेगा नहीं इधर उधर क्या चल रहा है, आपको बिल्कुल वैसे मान के चलना है कि सब कुछ सही है ना। 27 तारीख को दिमाग में रखिए। और इन केस अगर आप बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता लगा रहे हैं कि भाई साहब मेरा तो पेपर पोस्टपोन हो गया, मेरा पेपर पोस्टपोन होने वाला है, हर दिन ट्विटर पर कोई नया ट्रेंड आ रहा है, उनसे फिलहाल के लिए बच के रहिए। ये हमारी समझाइश है, बाकी मर्जी आपकी, चूंकि समय आपका है साहब। आप इन चीज़ों की वजह से अगर थोड़ा भी परेशान होंगे तो आप यकीन मानिए आप उस लड़ाई से दूर हो रहे हैं, और कई बच्चों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है आपका कहीं और व्यजी रहना, है ना। क्योंकि कई लोग जो ट्विटर खेल रहे हैं उस समय कोई लोग, आपको पता है, किसी न किसी बुक को लगातार रिवीजन में ले रहा है। सबसे बड़ी बात है सर, देखिए जो लोग इस बहस में अंगेज है ना, निश्चित ही उनको भी पढ़ना है, सिलेक्शन होना है। लेकिन सच मायने में पता है क्या है, एक और बच्चा समझदार है, वो कह रहा है कि बेटा कंपटीशन कम हो गया, तूने मेरा कंपटीशन कम कर दिया। और इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको, ये पहली बार नहीं है, आरपीएससी का रिकॉर्ड रहा है जब जब पेपर हुआ है उसको पोस्टपोन कराने के लिए, पेपर नहीं हुआ तो पेपर कराने के लिए, रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट दिलाने के लिए, रिजल्ट मतलब इंटरव्यू डिले हो गए तो प्रदर्शन का और आरपीएससी का लंबा नाता रहा है ना। और आरएएस के साथ तो ये समझिए कि सिस्टम ही है। एक समय तो ऐसा हो गया था कि आरएएस 3 स्टेप में नहीं 7 स्टेप का प्रोसीजर है, 7 स्टेप का प्रोसीजर है। दैट मीन्स पहले आपको प्री के बाद में फिर हाई कोर्ट, फिर पास होंगे, फिर क्वेश्चन करेक्शन के बाद में फिर हाई कोर्ट, फिर आप मेंस में जाएंगे, मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर आप रिट लगाएंगे कि साहब प्री वाला मेरे को पास करो, और लंबा प्रोसीजर ज्वाइनिंग के लिए भी, मतलब लंबा वो चलता था। तो हम तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि बच्चों का सब कुछ सही से चल जाए। फिर भी अगर बाई चांस 27-28 से ऊपर आपका पेपर निकल जाता है तो भी आपको आश्वस्त रहना है कि आपके रिवीजन को और मजबूती मिल जाएगी, ठीक है ना, बस, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब एक इसी चीज में जो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है, तो वो हम चीज पॉलिटी के जानकार से ही जान लेते हैं कि यदि आरपीएससी को कभी संस्था के रूप में सरकार बर्खास्त ही कर दे, अब ये पावर सरकार के पास है या नहीं है, राज्यपाल के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है, यह आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर राज्य सरकार यूपीएससी से यह कह दे कि आरपीएससी के स्थान पर आप ही हमारी परीक्षा करा लो,
ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है। इस बात को जानते हैं जेपी सिंह सर से। सर प्लीज आप बताएं क्या संभावनाएं होती हैं और किस तरह से ये चीज होती है। सबसे पहले मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको ऐसी परिस्थितियां प्राप्त हों कि सफलता प्राप्त करके आप अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने शुभचिंतकों के साथ अपनी सफलता का उत्सव मना सकें, इसके लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आपकी आरपीएससी को लेकर के अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रोटेस्ट अपनी जगह है। अब देखिए, दो बातें अंकित जी ने अभी आपको बताई कि पहला मामला आ रहा है भ्रष्टाचार का, कि भाई जो पहली सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी जो हमारी कैरियर है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। तो इस मामले में जो प्रोटेस्ट है उनका ये भी कहना है कि भाई जो नई सरकार अगर गठित हुई है तो अगर ये पुराना सिस्टम ही हमारा एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो हमारे साथ न्याय कहाँ से होगा। तो अगर उनके इस पक्ष को ध्यान में रखा जाए तो इसके लिए फिर क्या प्रोविजन हो सकता है। तो अगर सरकार इस प्रोटेस्ट पर विचार करती है तो इसके साथ एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि राज्य सरकार की सहमति से यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है और आरपीएससी को निलंबित किया जा सकता है, यानी आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट न कराए। सरकार इस तरह से फैसला लेती है तो ये संभव है, यानी यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा सकती है। तो ये तो एक ऑप्शन यहां निकल करके आता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह निकल करके आ रही है कि आरपीएससी के मेंबरों के विरुद्ध कोई भी अगर कार्रवाई करनी है इस तरह की, तो राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है, राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है। रिमूवल का जो राइट है वो आपके प्रेसिडेंट को होता है, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच होने के बाद, और उसके भी फिर बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो वो एक अलग बात हो जाती है, उस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जो मुख्य बात थी वो ये थी। अब आइए दूसरी बात कि एग्जाम 27-28 जनवरी को हो, अगर गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट पर फोकस नहीं कर रही है, इसको कंसीडर नहीं कर रही है और एग्जाम आपका सेम डेट पर होता है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, आपको पिछले एक वर्ष में जो भी मुद्दे चर्चित हुए हैं उसकी लिस्ट आपके पास डेफिनेट होगी। आपने करंट अफेयर आपने पढ़ाई होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जो लोग एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं कि उन्होंने करंट तैयार न किया हो। तो चाहे वो किसी भी सेगमेंट से संबंधित हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यानी आपको यह देखना है कि चर्चा का विषय क्या रहा है पिछले एक वर्ष से। जो चर्चा के विषय रहे हैं उन्हीं विषय वस्तु पर आपको क्या करना है कि 15 शब्दों में आप प्रश्न का उत्तर लिखिए। उस विषय वस्तु पर 15 शब्द में आप क्या लिख सकते हैं, उसी को 50 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिए और उसी को 100 शब्द में लिखने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश आप इन 20-25 दिन में आप जितना कर जाएंगे, नया कुछ करने की स्थिति में आप नहीं हैं और नया आपको करना भी नहीं चाहिए। जो कुछ आप पढ़ चुके हैं अब आप उसको 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखने की अपनी स्पीड को मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो जो 3 घंटे का समय है उसमें आपको प्रश्न भी पढ़ना है, उसको फॉर्मेट करके उसका आंसर भी देना है, और ये बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी पढ़े हुए हैं, कितना भी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, जब तक आपकी राइटिंग स्किल नहीं होगी आप निर्धारित समय में प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जहां तक पॉलिटी का प्रश्न है, तो एक वर्ष में जो राजनीतिक मुद्दे चर्चा में आए हुए हैं, आप उन मुद्दों पर यह देखिए कि वो चर्चा में क्यों आए थे, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनके साथ समस्याएं क्या हैं और समाधान क्या है। इन 4 आधारों पर आपको क्या करना है, प्रत्येक आधार को आपको 15 शब्द में लिखना है उसको, फिर उसी बात को 50 शब्द में अगर पूछा जाए तो क्या लिख पाएंगे आप, और फिर उसी को 100 शब्दों में, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका वो 100 शब्द वाला है, उसको आप कैसे। मुद्दे की इंपॉर्टेंस को पहचान के सवाल की फ्रेमिंग पर फोकस करते हुए आप अभ्यास करें, नहीं, अधिक से अधिक आप अभ्यास करें इस समय। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले आपको इंग्लिश वाले सर ने भी बताई कि भाई आपका समय मैनेजमेंट जो है ना, वो पेपर सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है। जैसे हिंदी इंग्लिश में उन्होंने बताया कि 2 घंटे आप हिंदी को ही दे दिए, आप ये मान के चलते हैं कि भाई हिंदी 120 नंबर की, 80 नंबर की इंग्लिश है। सही मायने में इंग्लिश, हिंदी वाले सेक्शन में भी तो इंग्लिश आती है जहाँ पे आप इंग्लिश के 100 के असल मायने में, है ना। तो आप समय के साथ जस्टिस जरूर करिएगा, और ऐसी स्थिति में अगर आपका अभ्यास टाइम प्रबंधन पर है तो निश्चित आप सफलता पाएंगे, है ना। अच्छा, अब इसी बीच में हम आवर्धन सर के पास चलते हैं।
ये हाल ही में तैयारी से जुड़े रहे हैं एकदम। हमने कहा ना, हमारे पास में 2 RAS की तैयारी कराने की जो अपनी पाठशाला की टीम है, इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ पर अभ्यस्त और जो नए मतलब शिक्षक बन रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बो लेकर के हमने नए बैचेस लॉन्च किए हैं। तो सीनियर फैकल्टी के साथ साथ जो हमारे नवीन जो बन के पढ़ाने के लिए नए सर निकल के आ रहे हैं, वो दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो उनमें से आप ही के प्रतिनिधि यानी कि तैयारी के बीच में से निकल करके जिन्होंने खुद परीक्षाएं पास की हैं, पढ़ाते रहे हैं, अब उनसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चों की मानसिकता क्या है ना। क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट बताइए, अभी आप शिक्षक के रूप में मत बताइए, छात्र होकर बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि परीक्षा पोस्टपोन होना विद्यार्थी के हित में क्यों है, नहीं होना अहित में क्यों है। सबसे पहले तो आप सबका अभिवादन, और आप सबके सानिध्य में यहाँ बैठे हैं और हमें बोलने का मौका मिला है, और सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये नववर्ष उनके सपनों को साकार करे। सर, मैं एक्चुअली मैं खुद भी इस बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं खुद, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि एग्ज़ाम आगे बढ़े। मैं मेरे स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। उसका सर कारण ये है कि गत आप 4 एग्ज़ाम देख लीजिए RS के, जिसमें प्री होने के बाद मेंस में मिनिमम 6 महीने का टाइम दिया गया, क्योंकि आपको सर पता है कि लगभग 16-17 सिलेबस सब्जेक्ट हैं, और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनका प्री से कोई लेना देना, जैसे लोक प्रशासन प्री का भाग नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी में कई भाग है प्री का भाग नहीं है, छोटे जो सब्जेक्ट है जैसे बिहेवियर है, लॉ है, वो प्री का भाग नहीं है, हिंदी इंग्लिश प्री का भाग नहीं है, इथिक्स प्री का भाग नहीं है। तो प्री के इतने सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट आप सर सेलेक्टेड हैं, और यहाँ सभी अनुभवी है, तो वो सब्जेक्ट एक तो सर 3 महीनों में नहीं हो सकते सर, पहली बात। दूसरी बात क्या है सर, मुख्य जो मुद्दा है ना, उसमें एक मुद्दा ये भी है कि अभी जस्ट चुनाव थे, चुनावों में कई सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, उन सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने भी तो प्री दिया है, उनके भी एग्जाम निकला, उनको तो समय ही नहीं मिल पाया, तो उनकी भी ये मांग है कम से कम हमें भी तो समय दिया जा सके, ताकि कम से कम हम पढ़ पाएं। अब इसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन है, मतलब मैं आपके साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, लेकिन फिर भी एक काउंटर क्वेश्चन है कि आपको पता हो कि पेपर 3 महीने में ही होता है, अगर ये पहले से ही पता हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा ये कि भाई हमको तैयारी 3 महीने का समय उस समय मिलेगा, तो हमें केवल रिवीजन करना है, पढ़ के पहले ही चलना है। मैं इसमें पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे यूपीएससी देख लीजिए या इस समय यूपीपीसीएस देख लीजिए, समय मेंस के लिए बहुत कम दिया जा रहा है। और जो आपने अभी लाइन बोली कि प्री प्लस मेंस, तो प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का अलग है, ये हाल तो यूपीएससी में भी है, और यूपीएससी में भी समय बहुत कम मिलता है। बच्चा तैयारी में जब प्री देने उतरता है, उससे पहले मेंस की तैयारी करके निकलता है, और जब ये 3 महीने का समय आता है, वो केवल टेस्ट देता है और रिवीजन करता है। अब आप इस विषय पर काउंटर। सर, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये चीज़ यूपीसी में सर आपको पता है कि फिक्स टाइम टेबल पहले से ही बताया जाता है, तो वो अपनी तैयारी को उस हिसाब से करते हैं। यहाँ क्या है कि कभी उन्होंने पहले तो ये क्लियर नहीं था कि भाई अब हम आपको केवल 3 महीने देंगे, अगर पहले ये क्लियर होता तो हो सकता है लोग उसमें उस तैयारी करते। सर मैं इस बार तो लगभग प्री के आसपास बता दिया था, ठीक है। लेकिन सर ये एज ए स्टूडेंट सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप अभी भी एग्जाम दे रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं आपके माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि भैया अगर वाकई में सिलेक्शन पाना है ना, अच्छी बात है कि हर किसी को समय, मतलब जैसे एन मोमेंट पर, जैसे मैं क्लास में लेट क्यों आता हूँ, इसकी अपनी एक वजह है, क्योंकि मुझे लग रहा होता है लास्ट मोमेंट पे भी कुछ तो पढ़ जाऊँ, कि एक्स्ट्रा पढ़ करके बस पता नहीं मैं उसी पढ़ाई से कुछ कर जाऊँगा, है ना। विद्यार्थी में भी ये होता है, जब लास्ट टाइम पढ़ रहा था, अरे यार ये 4 पेज बच गए, ये रिवीजन हो जाता तो मजा आ जाता, है ना। तो विद्यार्थी के मन में तो हमेशा रहता है कि परीक्षा एक दिन और बस समय मिल जाता ना, वह मैं टॉप कर जाता। लेकिन टॉपर्स की थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होती है। अगर आप केवल घर वालों को दिखाने के लिए कोचिंग्स की वर्दी पहन के, उनके बैग लगा के आप तैयारी के अंदर दिखना चाहते हैं कि देखो मैं तो बस तैयारी में हूं, मत पूछना कि मैं RAS बना कि नहीं, तब तो आप देखिए खुश रहिए, आप फिर सिलेक्शन के लिए नहीं, आप बैंक के लिए बने। हमारे मतलब होता है ना कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं कोचिंग में, एक होता है रैंकर और एक होता है बैंकर। रैंकर वो है जो रैंक देता है, जिसकी वजह से कोचिंग्स में आप जैसे बैंकर यानी कि पैसा देने वाले पहुंचते हैं कि अरे भाई इससे ये रैंक निकली है। कोई ये नहीं पूछता भैया तुम कैसे निकले थे, वो कभी बताता ही नहीं है कि भाई मैं तुम्हारी तरह संघर्ष का साथी नहीं था, मैं तो तुम्हारे संघर्ष में ये सोचता था कि यार ये फिर मेरा सिलेक्शन लेट करा रहे हैं, सीनियरिटी लेट करा रहे हैं। जो रैंकर है ना भाई, अल्टीमेटली कितने लोगों को स्टेट सर्विसेज मिलती हैं, हर एग्जामिनेशन में 250 से 300 बच्चों को स्टेट सर्विस मिलती है, गजेटेड पोस्ट मिलती है। अब 250-300 गजेटेड पोस्ट वाले जो लोग हैं, आपको क्या लग रहा है वो इस 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं? माफी चाहता हूं, कतई नहीं कर रहे हैं।
वो 50-50 मेंस के टेस्ट, 60-60 मेंस के टेस्ट, और मेंस में भी रिफाइन, उनके इतने छोटे छोटे नोट्स बन चुके होते हैं, इंटेंसिव नोट, लास्ट इंटेंसिव नोट्स की बस यही पढ़ना है, बार बार यही पढ़ना है, इसी में ऐड करना है, लाइन ऐसे की ऐसे छाप के आनी है, इस टेस्ट की ये लाइन थी, ये 15 वर्ड में कैसे लिखना है, जो आप बातें बता रहे हो 15 में 50 वर्ड में 100 वर्ड में कैसे लिखना है उसको, ये अपने आप में एक कौशल होता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है लगातार। मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्यारे साथियों, मुझे इस बात से 1% फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे पास पढ़ते हैं, मेरी तो फीस ही इतनी है कि आप उससे ज्यादा कभी चाय पी जाते हैं एक महीने के अंदर ना, इतनी कम फीस में हम क्लासेस दे रहे होते हैं। 7500 तो कोई फीस होती है क्या सर? मतलब 7500 का तो बच्चा स्टेशनरी खरीद लेता है। अरे स्टेशनरी छोड़िए, अगर एलकेजी और यूकेजी में एडमिशन है तो 70-80 हजार रुपए तो वहाँ की फीस है। कितने को जरूरत भी नहीं है, सब जानते हैं ये लोग, लाख 1.5 लाख रुपए का ये ऑफलाइन में भी देकर आते हैं। सर ऑफलाइन देकर आते हैं, एक महीने जयपुर में रहने का खर्चा आजकल 10,000 से ऊपर का है। एक साल लग के बच्चा तैयारी कर लेना आरएएस की, तो जयपुर में उसका 3 लाख रुपए महीना साल का खर्चा है। तो हमारी तरफ से ये मत सोचना कि आप हमारे लिए रैंकर हो कि बैंकर हो, आप हमारे लिए अपनी पाठशाला परिवार हो, और परिवार के सदस्यों के सामने बोला जाता है ना तो बेझिझक बोला जाता है। ये डर नहीं होता कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे आप में से 100 नाराज हो जाएंगे, मेरा भगवान की दया से रोजगार चल रहा है, मैं पेट भर के खा लूंगा, ठीक है ना। मेरे पास भगवान का दिया इतना है कि मेरे हाथ पैर चालू हैं, हम कमा लेंगे, सब सक्षम लोग हैं यहाँ पे। आपको जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ ना, उसको गंभीरता से लीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो ये तय मान के चलिए कि अगला जब प्रीलिम्स होगा उससे पहले मैं मेंस के टेस्ट दे चुका हूं। दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी ऑफ ए रैंकर। अब आप हैं बैंकर, क्योंकि आजकल तो यहाँ पे कोचिंग ऐसे खुल रही है जैसे शोरूम खुल रहे हों, बड़े बड़े पेजेस के विज्ञापन चल रहे हैं। और वो जो शोरूम खुल रहे हैं वो क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि वो बैंकर्स जो है ना वो अट्रैक्ट होके जा रहे हैं कि अरे भाई साहब वर्दी दे दी बच्चों को, बैग लगा दिए, अब वो समझते हैं कि अब तो अपन एसडीएम साहब बन के घूम रहे हैं। गलत फहमी में जी रहे हैं आप, ठीक है। तो सर अब आपसे बच्चों के पक्ष में दूसरा सवाल करते हैं। आपने जो दूसरा तर्क दिया ना आरपीएससी के बारे में, टीचर्स वाला, देखिए टीचर जो बच्चा सिलेक्शन पा चुका है, जो बातें मैंने अभी बोली ना, ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। टीचर इतना बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो राष्ट्र निर्माण कर रहा है वो खुद का तो अच्छे से जानता है। हाँ ये सच है कि आरएएस की तरह जब उसने तैयारी करने के बारे में सोचा था तो ये इलेक्शन जो है उसके बीच में व्यवधान बने थे। बट इसमें मैं पीछे से एक पॉइंट और ऐड करूं, इलेक्शन तो फिर आ रहा है मई में भाई साहब, मार्च में फिर आचार संहिता आ रही है। अगर ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो क्या फिर एग्जाम नहीं करवाओगे? दूसरा पॉइंट। तीसरा सुन लो आप, जैसे ये मई में खत्म होगा अंत तक आते आते पंचायती राज का इलेक्शन आ जाएगा। तो सर जी प्रशासन अपना काम करेगा, विद्यार्थी अपना काम करेगा, दोनों हाथों में लड्डू लेके चलने लगे तो भैया फिर तो हमको कहीं ना कहीं से तो गैप लेना पड़ेगा, है ना। और शिक्षकों के प्रति मेरा तो मत ये है कि वो इतना अभ्यस्त ऑलरेडी हैं पढ़ने में कि वो जो भी समय प्राप्त है उनमें वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और सिलेक्शन निकाल लेते हैं। उन्हें जहां पर भी वो हैं नहीं, टेस्ट देते रहना फिर सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर अगर परीक्षा हो रही है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन होना है वो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब महीने में 15 दिन में कुछ करिश्मा नहीं होने वाला है। जो बच्चों की असल जो बात है मुझे समझ में आई, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, उनमें एक ही बात है कॉमन कि सर इलेक्शन के दौरान ये मुद्दा, हाँ करप्शन वाली बात है, तो वो प्रोटेस्ट है। अगर सरकार उसको कंसीडर कर लेती है तो ये उसमें कंसीडरेशन का मतलब ये है कि फिर या तो रिफॉर्म करे, इमेज भी ऐसा बना कि हम डेट जरूर देंगे लेकिन उस डेट पे एग्जाम नहीं कराएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट रन करता रहता है कि कहीं ना कहीं अपने प्रोटेस्ट करके इसको थोड़ा और पोस्टपोन करना। बिल्कुल। और रही इस बात की कि मैं मतलब सच बताऊं तो मेरी जो जिस मुद्दे के चलते बच्चों के साथ में सिंपैथी है ना वो ये थर्ड वाला है, बाकी किसी भी मुद्दे पर नहीं है। 3 महीने का मुद्दा मेरे लिए मुद्दा नहीं है। शिक्षकों का मुद्दा, शिक्षकों ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको कौन पढ़ाएगा भाई? तो वो तो खुद ही मास्टर हैं, तो वो तो सब बुद्धिमान लोग हैं, वो उनको तो मैनेजमेंट करना है, बस वो कर ले जाएंगे। मेरी सिंपैथी उनके साथ है जिन्होंने चुनाव के अंदर ये मुद्दा देखा था कि आरपीएससी की जो छवि है वो मतलब एक तरह से शिक्षक के दायरे में है और चर्चा का चूंकि बहुत बड़े लेवल पर स्टेज पर मैटर रहा है वो, तो बच्चों की भावना ये है कि भैया अब तो कुछ एक्शन लो ना। वही आरपीएससी अगर एग्जाम करा दे रही है तो हो सकता है कि जो कल्प्रिट हो, जो पुराने समय का है, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, वो मैटर खास गया तो बस इस आधार पर हम बच्चों के साथ में हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही चुनी हुई सरकार आपके हितों का ख्याल रखेगी। लेकिन हम अपने धर्म का, जो हमारा शिक्षक धर्म है, उसका पालन करते हुए आपसे यही कहेंगे कि भैया आप निर्बाध होकर के 27-28 को दिमाग में रख के पढ़िए। एग्जाम पोस्टपोन होता है और पढ़िए। इसी के साथ नववर्ष की एक बार फिर से शुभकामनाएं।
और फिर मैं आपके और टीचर्स को लेकर के पकड़ पकड़ कर लाता रहूँगा। कोशिश करेंगे कि ये मंच इसी तरह से आगे भी जारी रहे। तब तक के लिए नव वर्ष की फिर से शुभकामनाएं।